हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ कुशवाहा। तो आज की इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और उसका एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन जो पार्ट है उसको तो अगली क्लास में हम रखते हैं। आज की ये क्लास के अंदर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वेव फंक्शन का इंपॉर्टेंस और उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, इसमें हमारे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन, ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट है वो सारे आज कवर होंगे। ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर और इसके अलावा जो हमारा होता है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें हमें लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक हम आगे की क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज तो काफी ज्यादा लोग लाइव दिख रहे हैं पिछली क्लासेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, अगर हम इस टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बट अगर समझने के पर्पज से डिटेल में जाए तो बहुत अंदर जा सकते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर बात कर सकते हैं हम लोग। तो हम दोनों ही काम नहीं करने वाले हैं, तो हम बीच का रास्ता अपनाते हैं और कुछ चीजें आपको समझा रहे हैं कि क्यों ये अनसर्टेनिटी वाली बात हो रही है और किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही फ्लैट, इसका बहुत ही सिंपल है, बार बार वही आता है। अगर आपने यूपीपीसीएस के प्री वाले जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, वो अगर आपने देखा होगा तो वही सवाल बार बार रिपीट होते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये अनसर्टेनिटी किसके बारे में है? देखिए, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है या जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जिसमें हम बड़े साइज के पार्टिकल को मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, जो बॉडीज देख सकते हैं हम लोग, जहां पर हम उसकी बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बोलते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में यानी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स काम करता है। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को पार्टिकल ही मानते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल को पार्टिकल ही मानते हैं। वो तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो गया कि जो पार्टिकल है उसके पास में डुअल नेचर होता है। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देख लिया, कॉम्पटन इफेक्ट देख लिया, तो वहां पर रेडिएशन का पार्टिकल नेचर आ गया। ऐसे ही फिर डी ब्रोगली ने बता दिया कि जो पार्टिकल है उसके पास वेव नेचर होता है। बाद में वो आपने देखा डेविसन और जर्मर ने उसको प्रूव भी किया। तो ये ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, जिसमें हम पार्टिकल के डुअल नेचर की बात करते हैं, यानी कि हम मैटर वेव की बात करते हैं कि कोई मटेरियल पार्टिकल जब मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव भी बनती है। तो अगर हम मटेरियल पार्टिकल को एज अ वेव ट्रीट करें, जो कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स में हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया, तो अगर हम किसी पार्टिकल को वेव की तरह ट्रीट करेंगे, मूविंग पार्टिकल जो वेव बनाता है, अगर हम इस तरह से उसको इमेजिन करें, तो ऐसे केस में हम उस पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। जब तक हम ऐसे पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिनका साइज बड़ा है और उनको एज अ पार्टिकल हम ट्रीट कर रहे थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। जब हम छोटे पार्टिकल पर आ रहे हैं और हम डी ब्रोगली वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव के रूप में आने की वजह से उसका एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा है। फिर हमने देखा कि क्या ये अनसर्टेनिटी जो हम छोटे पार्टिकल पर अप्लाई कर रहे हैं वो बड़े पार्टिकल पर भी हमने ट्राई किया, तो पता चला बड़े पार्टिकल में वो अनसर्टेनिटी बहुत ही कम होती है ना। अप्लाई तो हम वहां भी कर सकते हैं लेकिन वहां बहुत ही कम होती है, इसलिए हम वहां पर इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं कि हमने एक्यूरेसी से सब कुछ मेजर कर लिया। तो पहले हम स्टार्टिंग में आपको कुछ बातें लिख देते हैं, है ना, वो आपको बार बार पढ़ने के लिए रहेगा तो आप समझ पाएंगे कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स या कह लीजिए इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, द एग्जैक्ट मेजरमेंट
of position and momentum of a particle, अब ये पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक साइज का है, of a particle, the exact measurement of position and momentum of a particle with accuracy is possible at the same time, मतलब एक ही समय पर दोनों मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ में पॉसिबल है क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ठीक है ना। बट आफ्टर या बट द डुअल नेचर ऑफ, या ये कह लीजिए बट द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, wave nature of particle represents क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट, या प्रेजेंट आप कह सकते हैं, प्रेजेंट्स दैट द साइमल्टेनियस measurement of position and momentum of particle, simultaneous measurement of position and momentum of particle with accuracy is not possible. ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन वाली कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम पार्टिकल को पार्टिकल मान रहे हैं तो वैसे केस में पोजीशन मोमेंटम का एक साथ एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर हम पार्टिकल के वेव नेचर की बात करें, जिसको डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन हमें क्या प्रस्तुत करती है, या इसकी वजह से ऐसी परिस्थिति आती है कि पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ये क्यों नहीं है? अगर हम शॉर्ट में इस चीज की समरी को यहां पर देखें कि अगर हम पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की बात करें, आपको पता है जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो इस पार्टिकल से एसोसिएटेड कोई एक वेव नहीं बनती है। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड कोई सिंगल वेव नहीं बनती है, बहुत सारी वेव बनती हैं और उनके सुपरपोजिशन से बनता है वेव पैकेट। यानी किसी मूविंग पार्टिकल का क्या होता है, वेव पैकेट होता है, जो बहुत सारी वेव का कॉम्बिनेशन होती है। बहुत सारी वेव का मतलब बहुत अलग अलग वेवलेंथ का सुपरपोजिशन होती है। यानी किसी भी मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड जो रिजल्टेंट वेव आपको मिल रहा है, उसका जो वेवलेंथ है वो एक्चुअल में एकदम सर्टेन वेवलेंथ नहीं होता है। हम इसके वेवलेंथ को एग्जैक्टली नहीं बता पाते क्योंकि इसमें सिंगल वेवलेंथ है ही नहीं, बहुत सारी वेवलेंथ है और उनका जो सुपरपोजिशन होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव पैकेट। आपको पता है जब ये कोई पार्टिकल मूव करता है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसी को हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। यानी वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है वही ग्रुप वेलोसिटी है, वही पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड वेव पैकेट। तो ये वेव पैकेट क्या है ये आप समझ रहे हैं। अगर हम यहां पर शॉर्ट में लिख दें, वेव पैकेट इज द सुपरपोजिशन ऑफ मेनी waves of different wavelengths, और एक चीज स्पीड ऑफ वेव पैकेट जो होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। इसी को ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी के ये बराबर होता है, ठीक है। और यहां पर ये बहुत सारी वेव का सुपरपोजिशन है अलग अलग वेवलेंथ का, इसलिए आप कह सकते हैं लैम्डा ऑफ वेव पैकेट का जो वेवलेंथ है इज अनसर्टेन, ये सर्टेन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं है। इट हैज या इट लाइज इन रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा आप कह सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं
कि जो इसका वेवलेंथ है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, इसके वेवलेंथ का एक रेंज पता है, उसी के बीच में कोई इसका वेवलेंथ होगा, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, या आप इसको डेल्टा लैम्डा कर लीजिए, इसके बीच में ही इसका कोई वेवलेंथ है नहीं, अनसर्टेन वेवलेंथ है, उसके अनसर्टेनिटी का रेंज कितना है, डेल्टा लैम्डा। ठीक है, अगर इसका वेवलेंथ सर्टेन नहीं है, श्योर वेवलेंथ नहीं है, तो इस वजह से अगर आप इसका मोमेंटम निकालेंगे P बराबर h बाई लैम्डा, अगर इसका एग्जैक्ट वेवलेंथ पता होता तो हम एग्जैक्ट मोमेंटम निकालते, लेकिन ये वेवलेंथ में कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ रेंज हमें इसका पता है, तो इसलिए मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी आएगी, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये देखिए आपको ऐसे मिल जाएगा। यानी अगर वेवलेंथ में डेल्टा लैम्डा की अनसर्टेनिटी है तो मोमेंटम में भी कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, डेल्टा पी। दैट मींस इसका जो मोमेंटम है, यानी मोमेंटम जो है वो लाई कर रहा है कहां पर, मोमेंटम लाइज बिटवीन P2 P प्लस डेल्टा P, यानी ये है मोमेंटम में होने वाली अनसर्टेनिटी। ठीक है ना, यानी यहां पर जिस पार्टिकल की बात हो रही है, जिसका ये वेव पैकेट हमने बनाया है, उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है एंड पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी है। आप बताइए, जब ये एग्जैक्टली आप एज ए पार्टिकल ट्रीट कर रहे थे तो उसका कोई एग्जैक्ट पोजीशन होता है? पार्टिकल जो है वो एकदम क्लियरली लोकलाइज्ड होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन जो वेव है उस पार्टिकल का, वो वेव फैला हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक का लीनियर एक्सटेंशन है। इस लीनियर एक्सटेंशन को हम अगर डेल्टा एक्स बोल दें, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को, तो अगर कोई पार्टिकल चल रहा है और उसका वेव पैकेट यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, तो पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि पार्टिकल जो है वो इस वेव पैकेट के अंदर ही कहीं पर लाई कर रहा है, और ये जो आपको वेव दिख रहा है, वेव पैकेट का ये जो एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, ये एम्पलीट्यूड आपको बता रहा है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां पर है। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में बता रहे हैं। जहां पर ये आपका वेव फंक्शन जो है, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा दिख रहा है, यहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और यहां पर इन दोनों पॉइंट पर, जिसको नोड आप कह सकते हैं, नोड वाले पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में ही कहीं पर ये पार्टिकल हमारा लाई कर रहा है, और यहां से लेकर यहां तक का लीनियर डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स। यानी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो भी एग्जैक्ट नहीं पता है, वो एक रेंज में हमें पता है कि डेल्टा एक्स जो रेंज है, उसी रेंज के अंदर पार्टिकल पाया जाएगा। तो पार्टिकल्स पोजीशन लाइज विद इन डेल्टा एक्स, विद इन डेल्टा एक्स, है ना। तो ये है इसका मेन रीजन कि पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका वेव पैकेट बनता है जो बहुत सारे वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कोई सर्टेन वेवलेंथ नहीं है। वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी की वजह से मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई, और इसके अलावा इसका जो वेव है वो यहां से लेकर यहां तक फैला है, पार्टिकल इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, यानी पार्टिकल की पोजीशन में भी डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी है ना। और इसी वजह से जब हम पार्टिकल के वेव नेचर को कंसीडर कर रहे हैं तो ये अनसर्टेनिटी वाली बात आ रही है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने इसी बात के लिए बताया कि जो अनसर्टेनिटी यहाँ पर है, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी जो है और पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है, इनके बीच में एक रिलेशन उन्होंने बताया, इसी को हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये बात जितनी भी हमने आपको बताई है, सच में अगर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इसमें आपसे नहीं पूछा जाता है। जो पूछने वाली बात है वो हम आगे अब लिख रहे हैं, यही आपको यहीं से याद रखना है, ये वाली लाइन अब पूरा याद रखना है। ठीक है ना। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दी साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम किसका, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल होगा तभी तो उसका हम वेव कंसीडर करेंगे, डी ब्रॉगली वेव रेस्ट पार्टिकल का नहीं होता। मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल या इज इम्पॉसिबल। ठीक है, और इसी बात को हम, दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शॉर्ट में लिख दिया हमने। अब ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच कट अपान में 2 पाई। मतलब जो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम है, उसका प्रोडक्ट हमेशा एच कट अपान 2 से बड़ा या उसके बराबर होगा।
यानी इतनी अनसर्टेनिटी आनी ही आनी है, इससे कम अनसर्टेनिटी कभी नहीं होगी। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ये जो मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन में मेजर किया गया मोमेंटम है, मतलब अनसर्टेनिटी जो हम निकाल रहे हैं, पोजीशन और मोमेंटम दोनों का ही सेम डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। इसी बात को हम अगर वाई डायरेक्शन में मेजर करें तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी बात को अगर हम जेड डायरेक्शन में करें तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर और इक्वल टू एच कट अपॉन 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही स्टेटमेंट है, ठीक है, फार्मूला है। अब इसमें जो डेल्टा एक्स है, दिस इज अनसर्टेनिटी यानी एरर, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और जो डेल्टा पी है वो क्या है, दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये एक्सप्रेशन है, इस हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सिर्फ लीनियर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम के ही फॉर्म में नहीं लिखते। और आप अगर पीसीएस के प्री वाले पेपर को देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपके जीआईसी के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज वहां से उठकर आए। अगर आप 2021 वाले पेपर को देखेंगे तो उसमें कई सारे सवाल है ना, मैं अभी कल परसों ही देख रहा था आपका उसमें, तो अभी तक आपने जितने भी यूनिट पढ़े हैं, अगर आप 2021 के पेपर को देखेंगे तो 1, 2, 3 सवालों को छोड़ करके लगभग कुछ भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपको लगता है कि पढ़ाया नहीं गया है या पढ़ करके किया नहीं जा सकता, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसमें मुझे कुछ ध्यान रह गया, 4-5 क्वेश्चन, तो मैं पीसीएस वाले पेपर देख रहा था तो उसमें 3-4 क्वेश्चन एज इट इज वहीं से जो प्रीवियस ईयर में आए हैं प्री में, वही सेम क्वेश्चन, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, सेम ऑप्शन के साथ में दिया गया था, है ना। तो ये मैं आपको कहूंगा कि आपके पास अगर टाइम हो, अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह कर लिया, सिलेबस पूरा कर लिया है, तो अगर आप प्रैक्टिस मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो हमने अपलोड किया वो अगर आप कर रहे हैं, तो इसके अलावा आप पीसीएस वाले भी क्वेश्चन देख लिया करिए जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा और आपको फिर वो चीजें याद अगर रह जाएंगी तो आपका टाइम एग्जाम में सेव हो जाएगा, है ना। और अगर आपको पहली बार कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसमें हमें क्या होता है, बहुत सोचना पड़ता है, हेजिटेशन भी होता है कि पता नहीं यही आंसर है या नहीं है ना। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आप पहले से किए रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आपको हो सकता है आंसर भी याद रहे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और एक्यूरेसी से आप उसको कर पाएंगे। तो आप पीसीएस वाले पेपर्स का थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका ये जो हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा है, इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिखने के और भी तरीके हैं। जैसे ये लीनियर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम है, ऐसे ही एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम का भी फार्मूला है। एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, एंगुलर पोजीशन में अनसर्टेनिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच कट अपान में 2। और भी होता है, इसको हम एनर्जी और टाइम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एनर्जी में अनसर्टेनिटी और टाइम में अनसर्टेनिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच कट अपान में 2। ये भी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में पूछा गया है कि ये वाला फॉर्मेट बताइए, एनर्जी के फॉर्म में कौन सा एक्सप्रेशन होगा, या न्यूमेरिकल भी आ सकता है इनके ऊपर, है ना। किसी पार्टिकल का लाइफ टाइम पीरियड दिया हुआ है और उसके एनर्जी में मेजरमेंट की वैल्यू की बात पूछी जा रही है, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों ही क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। आपसे एग्जाम में जो चीज पूछी जाती है वो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, सीधे सीधे ये एक्सप्रेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि मान लीजिए हम किसी हैवी पार्टिकल के लिए बात करें, फॉर हैवी पार्टिकल, ये तो हमने कह दिया कि ये जो बात है कि हल्के पार्टिकल के लिए जब हम बात कर रहे हैं और उसके लिए पूरा स्टडी कर रहे हैं तो ये चीजें हमें मिल रही है। लेकिन अगर हम हैवी पार्टिकल के लिए बात करें, फॉर हैवी पार्टिकल, यानी जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मेजर कर रहे थे, जिनके बारे में, उसमें क्यों अनसर्टेनिटी नहीं मिल रही थी या कैसे हम उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पा रहे थे। तो देखिए हैवी पार्टिकल के केस में जो मास है वो बहुत ही लार्ज हो जाएगा। मास बहुत लार्ज होने से क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर और इक्वल टू एच कट अपान में 2, ठीक है। या आप इक्वल करके ले लीजिए, मिनिमम वैल्यू को भी अगर हम बात करें, है ना, मिनिमम वैल्यू को भी लेकर चलते हैं। तो अगर हम इस मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एच कट अपान में 2। यहां से देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एच कट अपान में आएगा 2, और यहाँ पर मास बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो अनसर्टेनिटी है वो लगभग लगभग 0 के बराबर आता है। यानी जो हैवी पार्टिकल है उनके अंदर अनसर्टेनिटी नेग्लिजिबल होता है,
नेग्लिजिबल अनसर्टेनिटी होता है। तो ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये कहां पर अप्लाई करना चाहिए? बहुत ही स्मॉल जो एटॉमिक लेवल के पार्टिकल है, न्यूक्लियर लेवल के पार्टिकल है, वहां पर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करेगा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, वहां पर कर सकते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, है ना। तो बड़े ऑब्जेक्ट में अनसर्टेनिटी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम होता है, इसीलिए वहां पर अनसर्टेनिटी की बात नहीं होती। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, दैट इज फॉर heavy particle, that is for heavy particle the uncertainty is negligible, uncertainty is negligible। ये आपके कौन से उसमें बात करते हैं हम लोग? क्लासिकल मैकेनिक्स में या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, वहां पर अनसर्टेनिटी नहीं मिलती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज applied for the particle of माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। आप इसको मैक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं, जो बड़े हैवी पार्टिकल है ना, हैवी पार्टिकल मतलब मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जिसके बारे में बात होती है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड फॉर द पार्टिकल ऑफ माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन, आप कह सकते हैं, या वर्ल्ड कह सकते हैं। तो बहुत कम डायमेंशन वाले जो पार्टिकल्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, ठीक है, ईटीसी, ये हम डिस्कस करते हैं कहां पर? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम बहुत ही स्मॉल डायमेंशन वाले पार्टिकल्स की फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही स्मॉल डायमेंशन में जाकर के जब हम फिजिक्स डिस्कस करते हैं, तो वो बड़े पार्टिकल के लिए जो फिजिक्स है उससे बिल्कुल डिफरेंट कुछ रिजल्ट हमें मिलता है। और ये मोस्ट जनरल केस है, आपको पता ही होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स जो बहुत ही स्मॉल डायमेंशन के केस में हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये केवल स्मॉल डायमेंशन में ही काम करता है। इसी का ये मोस्ट जनरल केस है, जो एकदम स्मॉल से लेकर के एकदम लार्ज तक ये काम करता है। यानी इसी का एक स्पेशल केस है ये क्लासिकल मैकेनिक्स, जो केवल जब पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो क्वांटम मैकेनिक्स जो रिजल्ट देता है वो वही रिजल्ट है जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहे हैं। मतलब जो काम ये कर रहा है वो सारा कुछ इसके अंदर समाहित है ना। तो ये हम पहले से जानते हैं, इसलिए हम इसको अलग रख देते हैं, इसको अलग रख देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, ये अधूरी जानकारी दे रहा है। ये केवल बड़े पार्टिकल्स के बारे में ही सही इंफॉर्मेशन दे पाता है, बहुत छोटे लेवल के पार्टिकल्स के बारे में इससे इंफॉर्मेशन जो आती है वो सही नहीं है। तो वहां पर जो फिजिक्स लगती है उसमें हमें इसको यूज करना ही पड़ेगा। बाकी हम इसको बड़े पार्टिकल के केस में भी, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा, ठीक है ना, जो वहां से मिला था। तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप मुख्य रूप से ये बस ये वाली स्लाइड को याद रखिएगा, बाकी बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम इसका यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका जो कंक्लूजन है, या कह सकते हैं इसके जो एप्लीकेशंस हैं, इससे क्या क्या हमने कैलकुलेट किया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा भी जाता है कि न्यूक्लियस जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। इस बात को हम लोग हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही प्रूव करते हैं, है ना। ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करके अगर ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो उसकी मिनिमम एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके। और वो मिनिमम एनर्जी जो आती है वो प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। मतलब मिनिमम एनर्जी हम निकाल रहे हैं तो मिनिमम एनर्जी आ रही है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा, हम ये अगर मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा, तो उसकी एनर्जी हम निकालते हैं इस प्रिंसिपल का यूज करके, तो निकल के आता है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा तो यह 3 या 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था वो गलत था। हमने जो एजम्पशन लिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो उसकी मिनिमम एनर्जी फिर इस रेंज की होनी चाहिए, बट ऐसा होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस रेंज की मिल रही है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था, नहीं तो हमारी एनर्जी मैच करती दोनों की, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आप ये रिजल्ट याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है। इस बात का आइडिया हम कैसे लगाते हैं? यही हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। और भी इसके बहुत सारे काम है, तो 2-3 चीजें आप जो हाईलाइट है वो आप हम यहाँ लिख देते हैं, उसको आप याद रख लीजिए।
जैसे एक तो आपका ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता है और किसी भी सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम निकाल लेते हैं, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह है तो उसका एनर्जी निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं फर्स्ट बोहर रेडियस कैलकुलेशन। बोहर रेडियस आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस, उसके कैलकुलेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, चलिए कैलकुलेशन हम लास्ट में लिख देते हैं, ग्रामेटिकली तो स्टेटमेंट गड़बड़ है, मतलब कैलकुलेशन पहले लिखना चाहिए था, इसमें भी पहले लिखना चाहिए था। तो कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ये कुछ इसके एप्लीकेशन है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, देखिए वेव फंक्शन क्या होता है, जैसे हमें पता है कि कोई सा भी वेव हो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या फिर रोप वेव हो या वाटर वेव हो, साउंड वेव हो, कोई सा भी वेव हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर वेव के अंदर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जरूर है जो पीरियोडिकली पोजीशन यानी कि स्पेस और टाइम दोनों के साथ में चेंज हो रही है। हर वेव के अंदर कोई एक क्वांटिटी जरूर है जो स्पेस और टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप देखिए कोई एक चीज है जो पीरियोडिकली चेंज हो रही है, समय के साथ भी और पोजीशन यानी स्पेस के साथ भी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड पीरियोडिकली ऐसे ऑसिलेट करते हुए बदलती है, मतलब कि अगर आप एक ही जगह पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह पर घटता हुआ बढ़ता हुआ अलग अलग समय पर मिलेगा, और अगर सेम समय पर अलग अलग लोकेशन पर देखेंगे तो अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगी। तो यानी लोकेशन वाइज या पोजीशन वाइज भी इसकी वैल्यू बदल रही है, और एक ही जगह पर अगर आप ऑब्जर्व करने बैठ जाएं अलग अलग समय पर तो वहां पर भी बदलती हुई वैल्यू आपको मिलेगी, ऑसिलेट करती हुई वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। कभी एकदम कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, फिर वापस आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है पोजीशन और स्पेस के साथ, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी वेरिएशन होता है ना। इसी तरह से अगर हम रोप वेव की बात करें, रस्सी में जो वेव क्रिएट करते हैं हम लोग, उसमें भी अगर आप देखें तो कोई भी एक पॉइंट अगर आप यहां पर बना लेंगे तो वो पॉइंट जो है उसका मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीरियोडिकली बदल रहा है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट के अबाउट बदल रहा है, समय के साथ भी और पोजीशन के साथ भी, मतलब अलग अलग पोजीशन पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग है, इस पोजीशन पर ये है, इस पोजीशन पर ये है, इस पोजीशन पर ये है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात करें तो आप देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। और ऐसा भी होगा कि अगर आप एक ही जगह पर रुक जाए और उसी एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पर देखेंगे तो वही पार्टिकल कभी ऊपर था, कभी नीचे, कभी और नीचे। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिकली बदल रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पीरियोडिकली बदल रहा है, यानी हर वेव में ऐसी एक क्वांटिटी जरूर होती है। और आपको पता ही है, जैसे अगर हम बात कर लें कि जैसे प्रोग्रेसिव वेव है तो उसका इक्वेशन लिखते थे y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस में kx। ये कौन सी प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता था? ऐसी वेव का इक्वेशन जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में, यहां माइनस है, जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जिसका एम्पलीट्यूड a है। एम्पलीट्यूड मतलब जिस चीज का पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। वेव के अंदर जिस चीज का वेरिएशन हो रहा है, किसका? डिस्प्लेसमेंट का, उस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यहां पर लिखी हुई है ना। इसी तरह से अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप लिखते थे तो आप लिखते थे E इक्वल टू, यहां पर आता था E नॉट में, और यहां पर फिर लिखते थे साइन ओमेगा टी माइनस में kx, इस टाइप का। तो यही सेम ही चीज तो यहां पर भी हो गई, बस यहां वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट का हो रहा था, यहां वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है, तो हमने y की जगह पर E लिखा। y की मैक्सिमम वैल्यू a है तो E की मैक्सिमम वैल्यू E नॉट है, ठीक है।
फिर आपको पता है कि इनके बेसिस पर या इनके बेसिस पर हम इस वेव का एक इक्वेशन भी लिखते हैं। ये जो पीरियोडिक वेरिएशन ई या वाई का हो रहा है, इसके बेसिस पर हम वेव का इक्वेशन लिखते थे। क्या था? डेल स्क्वायर वाई और फिर प्लस में था ना, नहीं, इक्वल टू करके 1 में वी स्क्वायर और यहां पर था डेल स्क्वायर वाई और अपान में डेल टी स्क्वायर। याद है? ये है वेव का जनरल इक्वेशन। ये है वेव का जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन में क्या मिला? डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, किसी वेव का है। तो ये v मतलब क्या है? जो भी वेव है उसकी स्पीड है। और यहाँ इस y या इस y का मतलब क्या है? जिस चीज का पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखी जाएगी। अगर y का पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है तो उसका जो है वेव का इक्वेशन ऐसा होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब हम वेव इक्वेशन लिखते थे तो उस वेव इक्वेशन में हम क्या लिखते थे? यहाँ y की जगह पर e लिखते थे, यहाँ पर भी क्या लिखते थे? e लिखते थे। v की जगह पर अगर वैक्यूम में जा रहा तो यहाँ पर c लिखते थे, c का स्क्वायर। फिर उस c को हमने बाद में c बराबर 1/√μ0 से रिप्लेस करके रिवर्स करके यहाँ पर रिप्लेस किया था। मतलब ये पूरी कहानी आपको इसलिए बता रहे कि वेव फंक्शन को आप रियलाइज कर पाए क्या चीज है ये। मतलब हर वेव में एक चीज है जो पीरियोडिकली बदल रही है स्पेस और टाइम के साथ में। उससे रिलेटेड फिर हम एक उस वेव का अपना एक इक्वेशन बनाते हैं। जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वही चीज मिलेगा जिसका वेरिएशन हो रहा था। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ई का मिला है, इसको सॉल्व करने पर हमें ई की वैल्यू मिलेगी। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें वाई का मिला था, इसको सॉल्व करने पर हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल सेम तरीके से अगर कोई पार्टिकल भी मूव करेगा तो आपको पता है पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव बनेगी जिसको डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कहते हैं, है ना? तो जो डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव है, उस डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव में जो चीज पीरियोडिकली बदल रही है उसका नाम रखा गया है वेव फंक्शन। उसका नाम क्या है? वेव फंक्शन। यानी डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होती है, उस वेव में जो फिजिकल क्वांटिटी पीरियोडिकली बदल रही है उसका नाम है साई। और साई से रिलेटेड अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे उसका नाम होगा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? वही मिलेगा हमें, क्या? साई। यानी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें देता है उस डी ब्रॉगली वेव का वेव फंक्शन साई। और वो वेव फंक्शन साई यानी जैसे ये यहाँ पर वाई है, ये वाई के अंदर सारी इंफॉर्मेशन वेव से रिलेटेड है कि वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोपागेशन कांस्टेंट कितना है। सिमिलरली अगर हम मैटर वेव के श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो साई जब मिलेगा तो वो साई के अंदर क्या होगा? उस मैटर वेव से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। लेकिन उसको कैलकुलेट करके बाहर निकालने का तरीका अलग है। यानी आप ऐसा इमेजिन करिए कि इसके अंदर कुछ तो है जो बहुत कोडेड फॉर्म में रखा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अलग प्रयास करना पड़ेगा, है ना? तो अलग अलग ऑपरेटर को हम इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। वो ऑपरेट कर करके हम उस मटेरियल पार्टिकल जिसका वेव बन रहा था उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर से निकाल पाएंगे हम। ठीक है, ये पूरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने इस पूरे टॉपिक को लिखते हुए चलेंगे। तो वेव फंक्शन क्या होता है? तो आप कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी विच वेरीज, द वेरिएबल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, the variable quantity associated with matter wave या de Broglie wave of a moving particle which changes with space and time, space and time। ठीक है ना? स्पेस और टाइम दोनों के साथ ये वैल्यू बदलती है जो, और किससे रिलेटेड है ये? मूविंग मटेरियल पार्टिकल के मैटर वेव से, यानी उस वेव से रिलेटेड ये क्वांटिटी है। तो इसमें आपने क्या कहा? चेंजेस विद स्पेस एंड टाइम। दिस इज कॉल्ड या इज कॉल्ड वेव फंक्शन साई, जो कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, इसलिए
यहाँ पर अगर 1 डायमेंशन में बात करेंगे तो x और t लिखेंगे, और 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो r और t लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन साई जो है पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, यानी पोजीशन और टाइम के साथ ये बदलता है। तो चूंकि ये किसी मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड ये फंक्शन है, तो इसलिए उस मूविंग पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है। तो वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल या वेव, डी ब्रोगली वेव हैज all the relevant information about the पार्टिकल, या आप कह सकते हैं सिस्टम। बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शन है, यानी कोई सिस्टम अगर है तो सिस्टम का भी अपना एक वेव फंक्शन होगा, जो उस सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर होगी। तो वेव फंक्शन ऑफ डी ब्रोगली वेव हैज ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द system and hence describes the system completely। तो कोई भी अगर हमारे पास सिस्टम है, कोई भी पार्टिकल है, अगर हमें उसका वेव फंक्शन मिल जाए तो हम उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल के बता सकते हैं, और उसके बारे में सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल एक सिंपल सा डिफिनीशन हो गया कि वेव फंक्शन साई क्या होता है, ठीक है। अब देखिए किसी भी सिस्टम से रिलेटेड जो वेव फंक्शन हमें मिलता है वो कई अलग अलग टाइप का वेव फंक्शन हो सकता है। कोई सिस्टम है या कोई पार्टिकल है, उससे रिलेटेड जो वेव फंक्शन हमें मिलेगा उसके अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन उसमें से वही वाला वेव फंक्शन हमें सारी इंफॉर्मेशन ठीक से दे पाएगा जो वेव फंक्शन के अंदर कुछ खास बातें होंगी। यानी ऐसा ही वेव फंक्शन पॉसिबल होता है, आप ये कह लीजिए केवल ऐसे ही टाइप का वेव फंक्शन सिस्टम का पॉसिबल होता है या एक्सेप्ट होता है जिसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं द कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। कोई भी वेव फंक्शन अगर हमें मिला तो वो एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, वो सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल या वेल बिहेव्ड भी इसी को बोलते हैं वेव फंक्शन। किसी भी सिस्टम का जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन रख रहा है कि नहीं रख रहा है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, और ये एग्जाम के लिए आपकी जरूरी चीज है, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, या कोई फंक्शन आपको दे करके पूछेंगे क्या ये कोई वेव फंक्शन पॉसिबल है, जो भी फंक्शन दिया गया है क्या वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वालिटी हमें चाहिए उसके अंदर। तो हमारे वेव फंक्शन के अंदर जो क्वालिटी चाहिए, तो साई मस्ट बी फाइनाइट सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब जो भी हमें फंक्शन दिया गया उस फंक्शन की वैल्यू कहीं ऐसी ना हो जाए कि आपने उसके अंदर कोई वैल्यू रखी, जैसे tan x लिखा हुआ है या sin x, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ फंक्शन, उसमें आपने अगर उस वेरिएबल की वैल्यू को रखा तो पता चलेगा इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, जैसे e⁻x लिखा हुआ है, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखने पर ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमारा वेव फंक्शन नहीं पॉसिबल है, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। वही वेव फंक्शन पॉसिबल है जिसकी वैल्यू हर जगह पर क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, और एक पॉइंट रखने पर एक ही वैल्यू आनी चाहिए, दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज ना आ जाए। मतलब सिंगल वैल्यूड ही होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए एक पॉइंट पर, और वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब वो ग्राफ अगर उसका बनाए तो वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये बात होनी चाहिए हमारे वेव फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखिए साई की वैल्यू तो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी जो है साई मस्ट हैव कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब अगर ये x का फंक्शन है, साई अगर आपका x का फंक्शन है, पोजीशन x का फंक्शन है, तो आप ये कह लीजिए डी साई अपॉन dx की हम बात कर रहे हैं, ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, है ना। ये क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, साई भी कंटिन्यूअस चाहिए और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस चाहिए। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, मतलब पहला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साई मस्ट बी
स्क्वायर इंटीग्रेबल, स्क्वायर इंटीग्रेबल ये भी एक प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन साई की। इस बात का मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अगर हम ऑल स्पेस में, यानी ऑल स्पेस मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जो भी हमारा वेव फंक्शन है, अगर हम उसका क्या निकालें, उसका हम निकालें साई स्टार साई डी टाउ। अब ये चीज क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। मतलब कि पूरे स्पेस में वो जो हमारा वेव फंक्शन ऐसा होना चाहिए, पूरे स्पेस में उसकी ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, तो ये जो टर्म आना चाहिए वो आना चाहिए फाइनाइट क्वांटिटी, ऐसा कोई इनफाइनाइट क्वांटिटी ना हो जाए, है ना। तो ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो वेव फंक्शन साई जो है वो फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, और ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी वेव फंक्शन साई को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें जो एग्जाम में आपके सवाल हो सकता है। अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आज तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज जितना थियरी हमें करना है इसी में क्लास हो जाएगी हमारी, 40 मिनट तो ऐसे ही हो गया। तो इस जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी, हम इनके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो इन सारी बातों का मीनिंग थोड़ा और क्लियर होगा, हम वापस से आएंगे इन बातों पर, ठीक है ना। तो ऐसा हम नहीं करने वाले हैं कि हम इसके लिए अलग से न्यूमेरिकल का लेक्चर लेंगे, क्योंकि ये हम चाह रहे हैं कि साथ में ही थियरी के बीच में ही इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाए। तो जैसे आगे अभी हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के ऊपर न्यूमेरिकल करना हुआ, या कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है, उस वेव फंक्शन को देख करके हमें पता करना है कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वो वेव फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजों पर हम कल कुछ दो दो चार चार न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के यहीं पर क्लास में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही पूरा ये पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि न्यूमेरिकल का वेट करने में फिर बहुत देर हो जाएगा और फिर बहुत इकट्ठा हो जाएगा, सब उलझ जाएगा। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई, वेव फंक्शन साई, जो वेव फंक्शन साई है उसका क्या मतलब है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। देखिए, इन जनरल साई हैज नो, in general psi is a complex quantity, hence no physical significance। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे गर्मी, वो स्टूडियो में थोड़ी गर्मी रहती है इसके हीट की वजह से, ऐसे तो नॉर्मल ही है टेम्परेचर जो भी और जगहों पर है। अब ऐसे ही रहेगा, मतलब अब आगे अगला 4-6 महीना जो है वो पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे हीट बहुत ज्यादा अभी निकल रहा है। तो इन जनरल साई इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, हेंस नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपको पता है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो होती है जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी होता है, तो इमेजिनरी चीज का रियल में कोई मीनिंग नहीं होता है, जस्ट ये कॉम्प्लेक्स चीज है, मतलब बस एक कॉम्प्लेक्स है। हालांकि इससे, इसको यूज करके हम कुछ चीज रियल बना सकते हैं और उस रियल चीज का कोई रियल मीनिंग होगा, बट इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स चीज का कोई रियल मीनिंग नहीं हो सकता, कोई भौतिक उसका महत्व तो नहीं हो सकता। तो साई जो है ना वो नॉर्मली क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन जनरल, इसका मतलब ये है कि इन जनरल का मतलब ये हुआ कि ये हमारा रियल भी हो सकता है। भाई कोई रियल क्वांटिटी है तो रियल में प्लस में 0 × आयोटा कर लीजिए, तो वो कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, है ना। तो रियल को भी हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो इन जनरल ये होता है, इन जनरल का मतलब कि ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, प्रॉपर इमेजिनरी हो सकता है, प्रॉपर रियल भी हो सकता है ना। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस साई का तो नहीं होता है। तो अगर हम साई को यहाँ पर लिखना चाहें, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो ये a + i b कुछ इस टाइप का होता है।
आपने पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स में। तो अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमारे पास है तो इसका मॉड यानी मॉडुलस कैसे निकालेंगे? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होता है। यानी मॉड साई, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, मॉड मतलब मॉडुलस इसका कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए अगर इस वेव फंक्शन साई का अगर हम निकाले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज का, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा इसको, साई स्टार। और ये कैसे निकलता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो आयोटा होता है उसी में अगर सामने प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस में आई बी, है ना। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम साई स्टार साई दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, साई स्टार और साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और इस नॉर्मल हमारे इस फंक्शन का, तो ये हो जाएगा ए माइनस में आई बी और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस में आई बी। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है आई बी का स्क्वायर करिए, आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू आयोटा है, माइनस में 1 होता है रूट में, तो स्क्वायर करने पर -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, दैट इज अ रियल क्वांटिटी। ये क्या है, रियल क्वांटिटी है। तो यानी एज सच वेव फंक्शन साई का तो कोई अपना डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं निकलता है, बट उसके अंदर चीजें हैं, और उसी साई का इस्तेमाल करके ही अगर हम साई स्टार साई निकाल देंगे तो एक रियल चीज आ गई, इसका रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये जो चीज निकल के आई है अभी, इसका एक प्रॉपर नाम है, और इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज नोन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्टार साई को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि किसके इक्वल है, इस साई स्टार साई को और क्या बोल सकते हैं। अब बताइए साई स्टार साई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, क्या ये मॉड साई के स्क्वायर की वैल्यू है? ये जो मॉड साई है, अगर हम इसी का स्क्वायर कर देते तो ये तो मिलता हमें, मॉड साई का स्क्वायर कितना मिलता, ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर आया, जिसकी वैल्यू साई स्टार साई के बराबर है, उसी साई स्टार साई की जो वैल्यू आई है वो मॉड साई स्क्वायर है। तो साई स्टार साई इक्वल टू हम लिख सकते हैं मॉड में साई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में आप कह लीजिए बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये जरूरी चीज है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको जो है वो क्या बता रही है, इसका मीनिंग क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, कौन से पार्टिकल के पाए जाने की बात हो रही है, वही पार्टिकल जिस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव का ये वेव फंक्शन था, वही पार्टिकल जो मूव कर रहा था तो उससे एक वेव बन रहा था, डी ब्रोगली वेव, उसी वेव से रिलेटेड एक वेव फंक्शन हमने बनाया था। यानी जो वेव फंक्शन हमें मिला है वेव से रिलेटेड, उस वेव से रिलेटेड वेव फंक्शन को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल का क्या रेंज है, उसकी प्रोबेबिलिटी कहां पर पाए जाने की कितनी है ना। एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता पाएंगे, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में बताएंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एट टाइम टी, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जो कैसे निकलता है, साई स्टार साई या मॉड साई स्क्वायर से, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी चीज को, अगर ये इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ जाए। ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम अब आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए अगर पर यूनिट लेंथ में एकांक लंबाई में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर यूनिट लेंथ में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो dx लंबाई में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो और ज्यादा हो जाएगी, यानी p इंटू में dx करेंगे हम। तो ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब यहां से हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो हम लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल particle between x to x plus dx at time t,
सब कुछ वही हमने लिया है जो पीछे था, बस इस बार हमने रेंज अपना बढ़ा दिया। जो पर यूनिट लेंथ था उसमें हमने रेंज लिख दिया है x से लेकर के x प्लस dx, यानी कितना रेंज ले रहे हैं dx का। अगर कोई जगह आप इसको बोल रहे हैं ये है इसका पोजीशन कितना है किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में x है, अगले पॉइंट का जो पोजीशन है वो है x प्लस में dx, तो बीच का ये डिस्टेंस कितना है dx है। तो पर यूनिट लेंथ में अगर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी p है तो इस पूरे dx लेंथ में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो p इंटू में dx हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यही लिख रहे हैं, इस चीज को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए फिर, p इंटू में dx होना चाहिए, है ना। p इंटू में क्या होना चाहिए, जो p निकल के आया इसी में dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे dx लेंथ के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। p की वैल्यू को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं साई स्टार साई, उसके बाद dx की जगह पर dx, साई स्टार साई को क्या लिख सकते हैं मॉड में साई का स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर dx। ठीक है, चलिए इसको हम कोई इक्वेशन बना देते हैं अगर इक्वेशन के रूप में, ताकि हाईलाइट हो जाए। तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फिर ये प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी अभी हम कहां पर बता रहे हैं, वन डायमेंशन में एक्स डायरेक्शन के अलोंग। वॉइस क्लियर नहीं है? अभी ठीक है? वॉइस क्लियर है अभी? ठीक है, चलिए। तो यहां पर अभी हमने जो निकाला है प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की, वो हमने वन डायमेंशन में डीएक्स लेंथ के अंदर बात करी है। मान लीजिए अगर हम वन डायमेंशन की बजाय पूरे थ्री डायमेंशन में बात करें, और थ्री डायमेंशन में जो हमने एलिमेंट डिसाइड किया, जैसे यहाँ लेंथ का एलिमेंट लिया था डीएक्स, वैसे ही थ्री डायमेंशन में जो वॉल्यूम का एलिमेंट लेंगे वो अगर हम ले लेते हैं डी टाउ, तो डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वही तरीका होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो वन डायमेंशन में डीएक्स लिखा, तो थ्री डायमेंशन में डीवी या डी टाउ जिसको बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन, आप कह सकते हैं टाउ टू टाउ प्लस डी टाउ, या कह सकते हैं विद इन डी टाउ एलिमेंट एट टाइम टी। तो टी टाइम पर टाउ से टाउ प्लस डी टाउ वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डी टाउ से मल्टीप्लाई करना होगा। डी टाउ मतलब वही डीवी, डीएक्स इंटू डीवाई इंटू डीजेड, दैट इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना है साई स्टार साई, और यहाँ पर लिख लेंगे आप डी टाउ। साई स्टार साई को क्या लिख सकते हैं मॉड में साई का स्क्वायर, उसके बाद में क्या आ जाएगा ये डी टाउ आ जाएगा। इसको आप कोई इक्वेशन बोल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये जो चीज आपने करी है ना, ये थोड़ा जरूरी चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आप बताइए कि आपने जिस पार्टिकल की बात करी है और उस पार्टिकल से एसोसिएटेड आपने वेव पैकेट बनाया, तो उस वेव पैकेट में ये जो आपने रिजल्टेंट वेव दिखाया था कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका कोई सिंगल वेव नहीं बनता, बहुत सारी वेव बनती है अलग अलग वेवलेंथ की, जिनके वेवलेंथ में सेपरेशन बहुत कम होता है या गैप बहुत ही कम होता है, फिर उनके सुपर पोजिशन से ये बनता है आपका वेव पैकेट। तो ये जो जिस पार्टिकल का ये वेव पैकेट है और इस वेव से रिलेटेड जो हमने वेव फंक्शन साई बनाया है, कम से कम वो वेव फंक्शन साई इतना तो होना चाहिए कि पूरे स्पेस में अगर हम उस वेव फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी निकालें पार्टिकल के पाए जाने की, तो वो पार्टिकल हमें मिल जाए। जिस पार्टिकल का ये वेव है, उस वेव का अगर हम ऐसा वेव फंक्शन बनाए तो ऐसा तो होना ही चाहिए ना कि वो वेव फंक्शन की मदद से हम पार्टिकल को पता तो कर लें कि पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं तो है। ऐसा तो वेव फंक्शन हमें नहीं लेना चाहिए कि जिसकी वजह से हम, जिसके हेल्प से हम पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालें और पार्टिकल कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। तो पार्टिकल हमारा पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं तो है, तो ऐसा वेव फंक्शन चूज करना है कि उस वेव फंक्शन से हम अगर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें पूरे स्पेस में, पूरा मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए 1, है ना। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि वेव फंक्शन ऐसा ही होना चाहिए कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 1 हमें दे सके पूरे स्पेस में, है ना। तो यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं या अगले स्लाइड में भी कर सकते हैं, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो साई साई मस्ट बी चोजन सच दैट
such that the probability of finding the particle in all या इंटायर स्पेस भी कह सकते हैं या ऑल स्पेस भी कह सकते हैं, इन ऑल स्पेस psi must be chosen such that the probability of finding the particle in all space is unity. ऐसा वेव फंक्शन चूज करना है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूरे स्पेस में कितनी हो, 1 हो। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है जब कोई चीज कहीं पर पता चल जाए कि इसके अंदर ही मिलेगा हमें। तो यानी ये जो बात कह रहे थे कि जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी को? तो प्रोबेबिलिटी को हम निकाल रहे थे साई स्टार साई से। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ में। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जिस पार्टिकल के ढूंढने की बात कर रहे हैं ऑल स्पेस में, अगर हम 1 डायमेंशन में बात करेंगे तो यहाँ dx लिख देंगे, 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो d टाउ लिख देंगे। कुछ भी आप लिखिए उससे फर्क नहीं है, जैसी सिचुएशन होती है। ऑप्शन में भी आपको कभी dx मिलेगा, कभी d टाउ मिलेगा। तो मतलब 1 डायमेंशन की बात है या 3 डायमेंशन की, तो हम सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चल रहे हैं 1 डायमेंशन। साई स्टार साई dx, आपको पता है साई स्टार साई dx जो इतना पार्ट है वो क्या बता रहा है? इतना पार्ट आपको बताता है dx लेंथ के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। हमें कहां की बात करनी है? पूरे स्पेस की। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में अब ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी पार्टिकल के पाए जाने की, ये 1 होनी चाहिए। ऐसा वेव फंक्शन चूज करना है आपको कि ये चीज करने के बाद 1 आपको मिले। अगर ऐसा करने पर ये मिल रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो वेव फंक्शन है वो ठीक है, वो नॉर्मल है, नॉर्मलाइज्ड है। आपका वेव फंक्शन एकदम नॉर्मल है, सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो उस वेव फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी निकालने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा वेव फंक्शन ठीक है, एकदम सही फॉर्मेट में है, नॉर्मलाइज्ड है। और अगर नहीं दे रहा है, ऐसा वेव फंक्शन आपने चूज कर रखा है कि वो वेव फंक्शन से प्रोबेबिलिटी निकालने पर पूरे स्पेस में 1 नहीं मिल रहा है, तो आपको उस वेव फंक्शन को पहले सही करना पड़ेगा, उसको पहले नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बाकी की इंफॉर्मेशन भी ठीक से दे पाएगा इस पार्टिकल के बारे में। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा वेव फंक्शन हमेशा नॉर्मलाइज्ड रहे, अगर नहीं है तो करना पड़ता है ना। तो ये जो चीज यहां पर हुई है, इसको हम देखिए और क्या लिख सकते हैं। आपको पता है ये साई स्टार साई को हम मॉड साई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तो आपको पता है साई और स्टेट में जब दिखाते हैं ब्रायन केट वाले सिंबल के अंदर, तो वो नहीं कर रहे हैं। आप सिंपल देखिए मॉड साई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू 1। आप चाहे ऐसे लिखिए, आप चाहे ऐसे लिखिए, दोनों बातों का मतलब सेम है। और इस बात को क्या बोलते हैं? ये जो बात यहां लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपके एग्जाम के लिए जरूरी चीज है ये, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर ये कंडीशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है तो इसका मतलब आपका वेव फंक्शन साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। अगर वेव फंक्शन साई इसमें प्रोबेबिलिटी 1 दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, चलिए इतना अगर हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, साई के बारे में या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के बारे में आगे बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब ये हुआ ना कि जैसे देखिए कोई भी पार्टिकल होता है, आपको पता है कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल से एसोसिएटेड आपने एक वेव फंक्शन मान लीजिए ले लिया। अब वो वेव फंक्शन जो है आप कह रहे हैं कि पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन रखता है, तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन अगर एकदम नॉर्मल वेव फंक्शन रहेगा, जिसको हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बोलते हैं, तो नॉर्मल हमारा वेव फंक्शन होना चाहिए। नहीं है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको हमें नॉर्मलाइज्ड करना पड़ता है। नॉर्मलाइज्ड करने के बाद ही वो एग्जैक्ट वो सारी इंफॉर्मेशन दे पाता है जो हम उससे निकालना चाह रहे हैं। तो वेव फंक्शन अगर मान लीजिए नॉर्मलाइज्ड नहीं है इसका, जैसे इस सिस्टम से रिलेटेड 2 वेव फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, ये वाला हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, ये वाला वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा वो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली देगा, और जो नहीं है वो डायरेक्टली नहीं दे पाएगा, उससे डिफरेंट वैल्यू हमें देगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? जो नॉर्मलाइज नहीं है उसको पहले नॉर्मलाइज करना पड़ता है। नॉर्मलाइज करने के बाद क्या उसकी खास बात है, पहचान क्या है? यही उसकी पहचान है कि अगर हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब पूरे स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में आप कह लीजिए, पूरे स्पेस में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में हमारे पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो 1 देगा ना,
क्योंकि पार्टिकल कहीं ना कहीं पूरे स्पेस में है, और अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और पार्टिकल उसके बीच में कहीं मिल रहा है, जब भी कोई भी चीज होती है, जब वो घटना एकदम श्योर है कि इसके बीच में ये होना ही है, तो वो प्रोबेबिलिटी 1 आती है। किसी भी चीज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे अगर मान लीजिए इस वेव पैकेट में हम पूछें यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ये कभी भी 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि हमें नहीं पता कि पार्टिकल यहीं पर पाया जाएगा। हम बस ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन 1 नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है। और 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब कि एकदम श्योर है कि उसके बीच में ये चीज हो रहा है ना? तो अगर हम आपसे पूछे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। इसके और इसके बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि इसके बीच में ही पार्टिकल है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम पूछे इसके बीच में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 नहीं है। मतलब ये गारंटी नहीं है कि पार्टिकल होगा ही, यहां पर हो सकता है इधर हो, है ना? तो 1 का मतलब ये है कि श्योर हो गया कि आपका पार्टिकल इसमें है कहीं पर। तो ऐसा वेव फंक्शन चूज करना होता है कि उसकी हेल्प से जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें पार्टिकल का पूरे स्पेस में -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, तो 1 हमें देना चाहिए। तो यही 1 हमने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है? नहीं, बीच में जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो आधा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं। बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आधा नहीं, बस ये कह सकते हैं इतने पोर्शन में जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी प्रोबेबिलिटी इतने में भी है। इस फर्स्ट हाफ में जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी प्रोबेबिलिटी इधर भी है, लेकिन इस पॉइंट पर आधा होगा ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए, तो कहां पर पहुंच गए थे? हाँ, ये हम इसको हटा रहे हैं अभी। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, अब हमें इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाना है कि अगर मान लीजिए हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, तो अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो गया। आगे लिख देते हैं, इफ वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, कोई सिस्टम है उसका वेव फंक्शन इज अननॉर्मलाइज्ड या नॉट नॉर्मलाइज्ड, इज अननॉर्मलाइज्ड, देन इफ द वेव फंक्शन, यहां पर जो वेव फंक्शन हमने लिखा है वो सिंबल उसका ले लीजिए फाई। मान लीजिए किसी सिस्टम से रिलेटेड वेव फंक्शन है जिसका नाम है फाई, और ये जो फाई है वो अननॉर्मलाइज्ड है। नहीं, फाई मत लिखिए, साई ही लीजिए, साई। अभी तक जो आपका साई था वो क्या था? नॉर्मलाइज था। तो साई जब नॉर्मलाइज्ड है तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में ये जो मतलब ये जो पूरे टर्म की वैल्यू है कितनी आएगी? 1 के बराबर। अगर आपका वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो क्या करना होगा? इसको नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइज्ड करने के लिए क्या करना होता है? इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर किसी अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो जो नया फंक्शन हमें मिलता है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाता है, वो नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। और अगर ये नॉर्मलाइज्ड हो गया हमारा नया वाला फंक्शन, तो अब ये वो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है, जो नॉर्मलाइजेशन की क्या होती है? कंडीशन होती है। तो यहां पर जो साई था वो नॉर्मलाइजेशन की इस कंडीशन में हम मान रहे थे कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, साई इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर हमारा वेव फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, तो हमने माना कि कोई फंक्शन है जो नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो हमने उसमें n से मल्टीप्लाई किया, वो नॉर्मलाइज्ड अब हो गया। तो इसको देखिए क्या बोलेंगे? दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, और ये क्या है? इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। वो कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई करने पर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाए उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या था? ये था आपका अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, अब आप बताइए जरा, अगर ये जो साई है, इस साई में n से मल्टीप्लाई करने पर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया, ठीक है ना?
हाँ, ये 0 और 1 के बारे में, अभी 1 वाला हो गया तो 0 वाली बात आगे करेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर जो साई है इसमें n से मल्टीप्लाई किया और ये नॉर्मलाइज्ड हो गया, तो अगर ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा। यानी अगर हम इसका इस्तेमाल करें और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को अप्लाई करें, फाई स्टार फाई डी टाउ या डी एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं 1। दिस इज द कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो उसको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ साई हमारा नॉर्मलाइज था तो हम ये यूज कर रहे थे, ऐसे हमारा जो साई है इस बार नहीं था तो हमने एन से मल्टीप्लाई करके अब जो बना फाई वो नॉर्मलाइज्ड है तो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर लिया। अब देखिए जो फाई स्टार है और जो फाई है इसकी वैल्यू रखिए, तो फाई की जगह पर तो एन साई रखेंगे, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो इसका भी कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो कांस्टेंट है। तो फाई स्टार की जगह पर हम क्या लिखेंगे, फाई स्टार की जगह पर लिखेंगे एन टाइम्स साई स्टार, और फाई की जगह पर क्या लिखेंगे एन टाइम्स साई, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा dx दैट इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, n इंटू एन करने पर एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर को आप बाहर निकालिए, एन स्क्वायर को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये साई स्टार साई और ये dx बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहां से आप एन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा पार्ट डिवाइड करेगा, फिर आप एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड में मतलब स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो एन इज इक्वल टू आएगा 1 के अपान स्क्वायर रूट में, 1 के अपान स्क्वायर रूट में कितना आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स या डी टाउ, जो भी डायमेंशन दिया होगा वो आप लिख लेंगे। ये आपका जो फार्मूला बन गया इसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट दिस कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो अगर आपके पास कोई वेव फंक्शन साई है जो अननॉर्मलाइज्ड है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है यानी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वो कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन यहाँ पर लिख करके, और इसको सॉल्व करिए तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आएगा। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की इस वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे तो अब जो नया फंक्शन मिलेगा वो नॉर्मलाइज्ड होगा। तो नॉर्मलाइज्ड वाला वेव फंक्शन देखिए कितना आएगा, अब ये नॉर्मलाइज्ड वाला कितना आएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कितना हो गया, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू एन, एन की जगह पर ये पूरा और उसके साथ में साई, यानी ऊपर अपान में, ऊपर क्या रहेगा साई रहेगा, ऊपर तो साई ही रहेगा और अपान में क्या आएगा, इसके अपान में ये पूरा पार्ट आ जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और उसके बाद में साई स्टार साई और ये dx। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये जो बात हमने यहाँ पर डिस्कस करी है ये पूरा प्रॉपर एक न्यूमेरिकल बनेगा, एक जनरल केस हमने क्रिएट कर दिया है। हर न्यूमेरिकल में आपको यही काम करना है। सबसे मेन जो चीज है या मेन चैलेंज है वो क्या है, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, इसके अलावा कोई और बात है नहीं। कोई भी वेव फंक्शन दिया जाएगा कहा जाएगा इसका आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बताइए, तो यही प्रोसेस से आप गुजरेंगे, आप यहां पर पहुंचेंगे तो यही इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज कुछ और इसके अलावा कोई ऐसी चीज तो है नहीं इसमें जो बहुत समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, और फिर हम पढ़ेंगे ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, तो टू वेव फंक्शन psi m and psi n are said to be mutually orthogonal कब बोला जाएगा, when माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी psi m स्टार psi n dx इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसके दो वेव फंक्शन हैं psi m और psi n, तो वो दोनों को म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कब बोला जाता है, जब उनका साई स्टार साई मतलब एक वेव फंक्शन, अच्छा ये जरूरी नहीं कि m वाले का ही स्टार लें,
हो सकता है एन वाले का हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पर ले लेते हैं और इस वाले को यहाँ लिख लेते हैं साई एन स्टार साई एम dx इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू 0। बस इतना एक बात ध्यान रखना है कि जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे तो जो हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे थे और जो हमारा ये नॉर्मल फंक्शन था, ये दोनों ही सेम फंक्शन थे। यहाँ दोनों फंक्शन सेम फंक्शन नहीं है, यहाँ दोनों फंक्शन डिफरेंट है। m इज नॉट इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n, दो बिल्कुल अलग टाइप के हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है। नेक्स्ट इज ऑर्थोनॉर्मलिटी। तो ऑर्थोगोनलिटी और ऑर्थोनॉर्मलिटी, सॉरी ऑर्थोगोनलिटी और नॉर्मलाइजेशन दोनों को मिला करके जो कंडीशन बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सपेक्टेशन वैल्यू कल पढ़ेंगे। अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर, ये सारा पॉइंट अभी हमारा बचा हुआ है, अगली क्लास में ये सब डिस्कस होगा। अभी तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन पर भी नहीं पहुंच पाए। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं टू वे फंक्शन साई एम एंड साई एन आर सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल if they are orthogonal and also normalized। अगर दो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसे दोनों वेव फंक्शन को हम ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं, या इस कंडीशन को ऑर्थोनॉर्मलिटी बोलते हैं। ऑर्थोगोनलिटी नहीं, ऑर्थोनॉर्मलिटी। तो ऑर्थो जो है वो ऑर्थोगोनलिटी का हो गया और नॉर्मलिटी में जो नॉर्मल है वो नॉर्मलाइजेशन का हो गया, है ना। तो इसको, इसकी कंडीशन को देखिए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार साई एन डी एक्स इज इक्वल टू डेल एम एन। डेल एम एन आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? क्रोनिकर डेल्टा बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रोनिकर डेल्टा। ये क्या है? क्रोनिकर डेल्टा है। जब m और n दोनों की वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू 1 आती है, जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। जब दोनों डिफरेंट होंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, वो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। तो ये मिला करके इन जनरल क्या हुआ? ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन। ठीक है, तो इसका नाम है क्रोनिकर डेल्टा। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आगे इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। डेल एम एन क्या है? तो डेल एम एन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है 1, इसकी वैल्यू आती है 0। 1 कब आती है? जब ये m और n दोनों क्या होते हैं? बराबर। और 0 कब आती है? जब m और n दोनों बराबर नहीं होते हैं तब। नाम क्या है इसका? क्रोनिकर डेल्टा। क्रोनिकर डेल्टा। ठीक है, चलिए इसके बाद आई थिंक भाई श्रोडिंगर का इक्वेशन बच गया है आज की क्लास में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रोडिंगर इक्वेशन और बाकी जो बचा पार्ट है उसको कल ही करते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर का इक्वेशन, ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, ये जितने टर्म हैं ये सारी चीजों को हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आई थिंक कल की क्लास के बाद फिर इसका एप्लीकेशन पोर्शन हो पाएगा, या हो सकता है कल एक हम कर लें, एक एप्लीकेशन को ही कर लेंगे और बाकी बचे हुए 2 एप्लीकेशन को आगे वाली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, चलिए आज की ये क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।